किसी किसी में तो जन्मजात होती है, कोई कोई उसको सीख करके अर्जित कर लेता है और कोई कोई उससे वंचित रह जाता है। और वंचित रहना कोई कमी नहीं है कि इसमें कोई कमी है, लेकिन हम सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोग ब्लेस्ड हैं, उनके पास वो विजडम है, उनके पास डिग्री है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके पास विजडम है। और ये विजडम डेवलप कैसे होती है? ये विजडम डेवलप होती है कि आप किसी भी चीज को कितनी गहराई से चाहते हैं। जो भी आप फील्ड पसंद करते हैं, आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने में आप कहाँ तक जाएंगे, कितना कुछ कर पाएंगे, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। और दोस्तों, जब लाइन लगती है किसके आगे, किसी बैंक या किसी एग्जामिनेशन सेंटर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस लाइन के आगे जहाँ पे विजडम बढ़ रही होती है। वहाँ पर कुछ लोग पिकनिक मना रहे होते हैं जो सबसे पीछे होते हैं। तो जिंदगी जब हिसाब करती है उनका, तो उसी तरीके से कर देती है। जो हर मौके पे खुद को स्मार्ट समझते हैं, समझना चाहिए, लेकिन कुछ मौक़ों पर अपने आप को विनम्र बना लेना चाहिए, अपने आप को ऑब्जर्वेंट बना लेना चाहिए, सीखने का मादा रखना चाहिए। और जैसे ही आप ये ग्रैब करते हैं, आपकी तरक्की शुरू हो जाती है। आदरणीय गिरधारू भाई साहब ने मेरे को कहा कि मैं अपने कुछ अनुभव आपके सामने रखूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। मैं आपको बिल्कुल छोटे से स्तर से लेकर के जो मेरा जो बड़े स्तर का अनुभव है, मैं उस तरह के अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक, इस हॉल में जो है वो भी और जो इस हॉल में नहीं है वो भी इस प्रक्रिया से गुजरते ही हैं, चाहे उसका ध्यान उनको हो, चाहे इसका ध्यान उनको नहीं हो। क्योंकि इंसानी रूप में वो शक्ति हमारे पास हर एक के पास है, और वो है हमारा मस्तिष्क, वो है हमारा ब्रेन। और इस जब ब्रेन की हम बात करते हैं, इस मस्तिष्क की हम बात करते हैं, तो इसके मुख्यतः 3 चरण हम लोग जो है पढ़ते हैं। पहला चेतन मस्तिष्क, जिससे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा अवचेतन मस्तिष्क, जो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को पूरा कर रहा है और आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में है और वो आप उसके कंट्रोल में है। और तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो फिर बात अध्यात्म की आ जाती है। तो मैं आपसे पहले 2 की बात करता हूं। पहले 2 वो जो आपकी एजुकेशन है, जिस चेतन मन से आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये सब आप अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड की कैपेबिलिटीज जो है वो आपके एजुकेशन के प्रयास पर, यानी कि आपके टीचर ने आप पर कितना ध्यान दिया, आपके अभिभावकों ने आप पर कितना ध्यान दिया, आपके दोस्त कैसे हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। अवचेतन मन जो है वो नितांत अलग अलग स्टेजेस में काम करता है। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप क्या बातें सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, इससे आपके अवचेतन मन का निर्माण होता है। आप जैसे ही बोलते हैं मैं कलेक्टर बनूंगा, आपके 3 दोस्त बोलते हैं कि जा बन लिया। ये दोनों बातें आपके दिमाग के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, ये आप तय करते हैं, आपके वो दोस्त तय नहीं करते। जैसे ही उन्होंने बोला बन लिया और आप कहते देख मैं दिखाता हूं तुझे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, जो आपको एक दिन में तैयार नहीं होती है। उसके लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। जैसे एक मदारी भालू को नचाता है, वो एक दिन में नहीं नाचता, उसको जंगल से ला करके ट्रेन करना पड़ता है, तब वो नाचता है। हाथी है, इतना ताकतवर है, उसकी रिकंडीशनिंग करके उसको इस लायक बना दिया जाता है कि एक आदमी उसको शहर शहर घुमाता है। अवचेतन मन वो पावरफुल टूल है जिससे आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। अब इस बात पर जिसको शक है, उसका शक मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन जिसको इस बात पर विश्वास है, उसको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि उसके जीवन में वो जो चाहेगा वही होगा। घटनाओं में थोड़ी उसकी डेंसिटी
कम और ज़्यादा हो सकती है, उसका जो टाइम पीरियड है वो जल्दी और देरी हो सकती है आपके विश्वास के अनुरूप। लेकिन मित्रों, ये विश्वास मानिए कि जिस बात पर आप विश्वास करते हैं वो जमीन पर उतरती है। ये ईश्वर ने इतनी अद्भुत शक्ति हमको दी है कि हम खुद को, सामने वाले को, इस समाज को और इस प्रकृति को अपने अनुरूप साध सकते हैं। हमारी साधने की शक्ति कैसी होती है, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी से जब आप पूछते हैं लाइफ में कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो आपके सवाल को दो तरीके से सुनता है। एक वो अपने कानों से सुनता है, एक वो अपने अवचेतन मन से सुनता है। उस बात के जवाब भी वो दो तरीके से देता है। एक वो जो मुंह से अपनी नॉलेज से बोलता है, दूसरा वो जो अपने अवचेतन मन से बोलता है। अब अगर ये दो अलग अलग हैं तो आपका जीवन जो है थोड़ा संघर्षमय हो सकता है, क्योंकि आप चाहते कुछ और है, आप करते कुछ और है। यानी कि आप पढ़ साइंस रहे हैं, चाहते आर्ट्स हैं, आप पढ़ आर्ट्स रहे हैं, चाहते कॉमर्स हैं। यानी कि आप अपना मन चाहा काम, मन चाहा एजुकेशन, मन चाहा जो आपको प्रोफेशन है वो नहीं चुन रहे हैं। तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने आप को सुने कि आप चाहते क्या है, और अब इस चाहने में जो आपकी लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को दूर कर दें। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी आप उस चाहत को पूरा कर लोगे, आपके मन में ये मलाल जरूर आएगा कि मैंने इससे ज़्यादा क्यों नहीं सोचा। और आपको मैं खास बात बता दूं अपने अनुभव से, जिस चीज़ को आप अवचेतन मन में शुरू में अपनी अवधारणा बना लेते हैं, आप उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, उसको बाद में और बड़ा करने के लिए बहुत दम लगता है। जैसे अगर किसी आदमी को कहा जाए, जैसे हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि ईश्वर प्रसन्न हो गए या राजा प्रसन्न हो गया, या उन्होंने कहा कि मांग तुझे क्या मांगना है, और सामने वाले ने कुछ भी मांग लिया। वो जो अनायास मांगना है, एक्चुअली वही सबकॉन्शियस माइंड से मांगना है। आपने मांगा क्या है, आप चाहते क्या है। जितना बड़े से बड़ा, जितना अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा सा मेरा मतलब कोई बैंक बैलेंस से नहीं है, ऐसा जो आप करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप खुद, आपका परिवार, आपका राष्ट्र शामिल हो, जिसमें खुद के सुख के साथ साथ दूसरों का सुख शामिल हो, ऐसा कुछ बड़ा जब आप मांगते हैं तो प्रकृति आपके साथ जुड़ जाती है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल। मेरे जीवन में मैंने सबसे पहले एक किताब पढ़ी थी जो मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। उस किताब का नाम था ब्रिंग आउट द मैजिक इन योर माइंड। ब्रिंग आउट द मैजिक इन योर माइंड यानी कि अपने मस्तिष्क में जादू जगाएं। अब ये किताब हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अवेलेबल है। उस वक्त वो केवल अंग्रेजी में थी और उस वक्त मेरी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको मैंने पढ़ा और पढ़ने में एक जगह पर ये चीज़ महसूस हुई कि जब मैं अपने दिमाग से सब चीज़ें कर सकता हूँ तो बाकी सारी चीज़ों को मेरी तरफ आना पड़ेगा। और वहाँ से चाहने की इच्छा शुरू हुई। और विश्वास मानिए दोस्तों इस बात का कि जो जो चीज़ें जैसी जैसी मैं चाहता गया वैसी वैसी वो मेरे साथ होती ही करेगी। अभी अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें, तो एक युवा क्या चाहता है? एक बढ़िया कार, एक बढ़िया घर, सोसाइटी में नाम। एक युवा ये सोचता है कि भाई मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, एक बढ़िया कार। आप में से बहुत लोग, अभी मैं जैसे ही पूछूंगा आपकी पसंद की कार क्या है, आप लोग अभी आज की जो मॉडर्न कार्स हैं उनके नाम लेंगे। हम गर्ल्स की बात करेंगे तो उनकी अपनी एक दुनिया है, वो उसमें कुछ बात करेंगे। तो कहने का आशय ये है मेरा यहाँ से कि आप जो कुछ भी मांगते हैं आपको मिलेगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं मांगता चला गया अपने सबकॉन्शियस माइंड से और वो मुझे देता चला गया, और ऐसी हैरत अंगेज घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं कि जिसको जो उसका साक्षी वो कहता है ये तो असंभव सा था, लेकिन ये संभव हो गया। इस घटना को मैं बहुत से ज़्यादा मंचों पर सुना चुका हूँ, लेकिन ये बहुत अद्भुत घटना है। लेकिन मैं आपको आज एक नई घटना सुनाता हूँ जो कमल जी ने भी नहीं सुनी होगी। कमल जी मेरे मित्र हैं, मेरे हर अनुभव को जानते हैं। मैं अभी अपने उम्र के जिस पड़ाव में, उस पड़ाव के अंदर एक सोच बन जाती है कि अब हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम लोग ब्लेस्ड रहे हैं कि हम लोग यंग एज से इस बारे में सोचते रहे हैं। जैसा कि कमल जी ने बताया कि 96 में भी हम लोग जो है सेवा कार्य में जुड़े हुए थे।
तो मन में एक इच्छा रही कि मैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने व्यवसाय को इस तरीके का बना दूं कि वो जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और उससे मुझे इनकम मिलती रहे और उस इनकम से मैं दुनिया घूमता रहूं और मैं लोगों को मोटिवेट करता रहूं, मैं राष्ट्र की सेवा करता रहूं और मैं कृष्ण भक्ति करता रहूं। अब जब भी मैं ये बात करता हूं वो मुझसे पूछा जाता है मेरे इष्ट मित्रों द्वारा कि वो समय क्या है। तो जब तक हम स्मार्ट गोल नहीं बनाते तब तक चीज़ें काम नहीं करती। तो मैंने उसके लिए समय बनाया 2025 यानी 2025, 3 साल बाद आने वाला है। अभी हर कोई ये पूछता है कि तुम बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो, तुम इसको मैनेज कैसे करोगे। अब यहां पर वो जादू जागता है कि मुझे पता है कि मैं जिस चीज को शिद्दत से चाहता हूं, नेचर उस चीज को ला करके मेरे सामने खड़ी कर देती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का जादू है। और फिर ये घटना कैसे घटी, ये सब चीज कैसे मेरे सामने आई, बस उस चीज को मैं आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करूंगा और उससे आप अपनी बात से जोड़ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी ऐसी असंभव सी घटनाओं को होते हुए देखा है इस फॉर्मूले से। अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज में जाता है, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हजारों का सिलेक्शन होता है, देखने का नजरिया, लाखों लोग रिजेक्ट होते हैं, इसको हम देखते हैं, या हजारों का सिलेक्शन होता है, इसको हम देखते हैं कि हमारा नजरिया है। हजारों का सिलेक्शन होता है, हमारा भी हो जाएगा। सैकड़ों लोग फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में करते हैं, हमारा भी हो जाएगा, ये नजरिया है। लोग 4 बार के बाद भी नहीं कर पाते, ये भी हमारा नजरिया है। तो नजरिया उस जगह पर ले जाता है। अब जबकि ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि 2025 में मैं अपने आप को समाज सेवा में और राष्ट्र सेवा में लगाना चाहता हूं। मैं शब्द काम में ले रहा हूं, राष्ट्र सेवा। गौर करिएगा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में थोड़ा सा फर्क है, दोनों सिनोनिम्स ही, आगे जाकर के एक हो जाते हैं। अब ये राष्ट्र सेवा का जो गाना मैं अपने दिमाग में गाता रहा हूं, अचानक से मुझे इसका मौका मिलता है। मौका कैसे मिलता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको जो नहीं दिख रहा होता है उसके नजदीक इतने हैरत अंगेज तरीके से ले जाता है कि आपको लगता है अच्छा ये इतना आसान था क्या, पूरा प्रोसेस लगता है उसके पीछे, लेकिन आपको लगता फिर ऐसा ही है। तो घटना कुछ यूं घटी कि मेरे पास, मैं लघु उद्योग भारती का भी मेंबर हूं, जो एक औद्योगिक संगठन है, उसका मार्गदर्शक हूं मैं एक्चुअली, अजमेर के उस ब्रांच का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक अभियान शुरू हो रहा है जिसका नाम है भारत स्वावलंबी अभियान, इसमें हम आपका नाम अजमेर से देना चाहते हैं। मैंने क्या होगा इसमें? बोले इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, रोजगार के अवसर बनाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें 3 मुख्य उद्देश्य हैं। उद्देश्य देखिए, भारत को 5-10 ट्रिलियन नहीं 30 ट्रिलियन की हम लोग इकोनॉमी बनाएंगे। टाइम है उसका 3030। असंभव सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, गोल है। संभव असंभव तो समय बताएगा, करने वालों का मादा बताएगा। 2030 तक भारत बेरोजगारी मुक्त होगा, असंभव सा दिख रहा है। होगा या नहीं होगा ये तो करने वालों को मादा बताएगा। हर हाथ को रोजगार होगा। मुझे लगा जिसने भी ये लक्ष्य गढ़े हैं, निसंदेह ब्लेस्ड है। जो वो देख सकता है वो हम देख नहीं सकते। मैंने कहा मैं तो इस संगठन से जरूर जुड़ूंगा। उस संगठन की मीटिंग में मैं गया, मुझे उन्होंने 10 मिनट बोलने का मौका दिया। मैंने जैसे ही 10 मिनट बोला, उनके राष्ट्रीय स्तर के एक अधिकारी ने पूछा ये लड़का कौन है। उनकी उम्र के सामने, क्योंकि सब 60-70 साल के थे, तो मैं लड़का ही नजर आ रहा हूँ उनको। उन्होंने मुझे अलग बुलाया, बोले कि आपने जिन बातों का जिक्र किया आप अपने जीवन में करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। बोले ये हमारा अभियान है, इससे आप जुड़ना चाहते हो। मैंने कहा जुड़ा हूं, इसीलिए यहां तक आया हूं। उन्होंने एक शब्द में मुझसे पूछा, पीछे तो नहीं हटोगे? एक शब्द में, पीछे तो नहीं हटोगे? बड़ा असमंजस सा हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी थे। मेरे मुंह से अनायास ही निकला, नहीं हटूंगा, बल्कि मैं तो करना ही यही चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, दिल्ली आ जाओ। और यहां से जो मैं बोलता था कि 2025 की यात्रा शुरू हो गई।
नेचर ने मुझे परोस के ऐसे ट्रे में दे दिया। उन्होंने मुझे उस संगठन का सीधा राष्ट्रीय विधान परिषद का मेंबर बना दिया। उन्होंने मुझे क्या देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं उस महान उद्देश्य के लिए। इसका अवसर आप देखिए कि मेरी अपनी योजनाएं थी और हैं। मेरी योजनाएं थी जो बहुत छोटे में कि मैं अजमेर के किसी एक एरिया में एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां पर मोटिवेशन का काम इस तरीके से किया जाएगा जैसा हिंदुस्तान में कभी नहीं किया गया। ना ये मेरा कोई प्रोफेशन होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोगों को, युवाओं को उनके मार्ग पर प्रशस्त करें। अगर वो एक्टिविटी मैं करता तो मैं अजमेर से बाहर जिला, जिले से बाहर राज्य और राष्ट्र स्तर तक पहुंचने में शायद हो सकता मेरा जीवन पूरा हो जाता। लेकिन भाग्य ने मेरी यात्रा कहां से शुरू कराई? राष्ट्र से, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र से। फिर इसके साथ में आपको एक और छोटा सा, क्योंकि ये इसी घटना से आधारित है, मैंने हमारी यूनिट पे, हमारी फैक्ट्री यूनिट के ऊपर राष्ट्र ध्वज लगाया 108 फीट ऊंचा। शायद अजमेर के या राजस्थान के किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो शायद पहला ही राष्ट्र ध्वज होगा, क्योंकि राष्ट्र ध्वज से प्रेम स्कूल टाइम से है। जीवन का कोई भी 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूल टाइम के बाद से गया नहीं है जब हमने झंडे को सलाम नहीं किया। तो वो जब प्रेम की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ये एक्सप्रेस होना चाहिए, ये बाहर आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम किसी को दिल से प्यार करते हैं तो एक बार उसको आई लव यू बोल के छुटकारा पाए। तो जब हम हमारे झंडे को आई लव यू बोलते हैं तो उसको फिर बोल ही दें। अब जब झंडा लगाया, रोज फैक्ट्री में जाते हैं, जब उसको ऐसे देखते हैं मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है। तो वहां पर एक संत आए जो कि राष्ट्र प्रेम पर काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, बोला आपने राष्ट्र का झंडा लगाया, ये झंडा आपको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। उन संत की वाणी फली, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया, मुझे नहीं पता। लेकिन अब उस अभियान के राष्ट्रीय स्तर से मैं जुड़ा हुआ हूं और वहां का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि हर हाथ को रोजगार हो। अब आप लोग तो ब्रिलियंट लोग हैं, आप लोग तो इंटेलेक्चुअली बहुत आगे हैं उन स्टूडेंट से जो पास भी नहीं हो पाते, जो 2-2 साल लगा देते हैं या जो बिल्कुल मार्जिन पे पास होते हैं। इसलिए आपके विषय में तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है, आप तो अपना रास्ता बना ही लेंगे। लेकिन इस मंच से मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि क्या आप उन लोगों की तरफ भी देखते हैं? आपको अपनी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, आपकी परेशानियां ही नहीं है एक्चुअली, वो केवल आपके माइंड का एक फितूर है। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। आप में से कोई बोल सकता है कि साहब मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, आप कैसे बोल सकते हैं? तो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं तो आप मेहनत से जो चीज प्राप्त कर रहे हैं उसका गर्व आपको होगा। लेकिन ऐसे छात्र होंगे यहाँ पर 2-4-5%। बाकी सारे लोगों को तो बेड पर चाय मिलती होगी, बेड पे ही सब कुछ मिलता होगा, और ये भी होता है कि बेटा खा ले, बहुत देर हो गई। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो फिर भी पढ़ रहे हैं, वो मार्जिनल है। उन मार्जिनल लोगों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हम तो ब्लेस्ड हैं। इसलिए बात को अब दूसरी तरफ नहीं ले जाऊंगा, अपनी बात को वापस मुख्य विषय पर लाते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। दोस्तों, मेरा आपसे कहना है केवल इतना कि जो जिंदगी में आप चाहते हैं वो आपको मिलता है। इस बात पर विश्वास रखिए, इस बात पर कभी भी संशय मत करिए कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि मैं तो ये कर दूंगा या कर दूंगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, मेरे मदर फादर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा तरक्की करे, हर इंसान चाहता है। आपको कन्विंस करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस से, आपको कन्विंस करना पड़ता है आपके एटीट्यूड से, आपको कन्विंस करना पड़ता है आपकी हैबिट से। अब जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जिसको धक्का मार मार के पढ़ा रहे हैं, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, या तो दुकान पे बिठाओ या शादी करो। लेकिन जो ब्रिलियंट है, जो परफॉर्म कर रहा है, जो हर जगह पर अपनी छाप छोड़ रहा है, वो उस बच्चे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में मिलता है।
अब यहाँ पर मैं अंतिम बात जो है अभिभावकों को समक्ष रखूँगा कि हम जिस एज में रहे हैं, हमारे पास जो संसाधन रहे हैं वो अलग तरीके के हैं। आज के बच्चों के पास जो संसाधन है वो अलग तरीके का है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने उठ करके मेरे माताजी पिताजी के पाँव छूता था और जाने से पहले उनसे आशीर्वाद लेता था, तो ऐसा ही मेरे बच्चे करें तो शायद कुछ करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे। नहीं करते तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मुद्दा यह है कि क्या वो अपनी लाइफ को संभालने लायक हैं। लाइफ को संभालने के लिए केवल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइफ को संभालने के लिए विजडम की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ को संभालने के लिए कल्चर की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ को संभालने के लिए संस्कारों की ज़रूरत पड़ती है। तो केवल हम उतना सा दे दें उनको, बाकी वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और मैं आप सभी लोगों को ये शुभकामनाएं देता हूँ इस मन से कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें और जानें प्रेम और शांतिमय जीवन को। आप सफलता प्राप्त करें लेकिन खुशी के साथ। आप जीवन में आगे बढ़ें लेकिन दूसरों का हाथ पकड़ के उनको बढ़ाते हुए। और मैं मंच को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये मौका मुझे अनवरत दिया है, हर बार के कार्यक्रम में मुझे बुलाया है और मुझे सम्मान दिया है कि मैं आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात रख सकूं।